हेलो एंड गुड इवनिंग गाइस, दिस इज सुनील कृष्णा अगेन ऑन सेंटम ऐप। सभी का स्वागत है और बहुत ही सरल तरीके से लेमैन स्टाइल में मैं आज आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही स्पेशल रूल्स के बारे में बात करने सिखाने आया हूं कि कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बहुत ही इजी और फ्रीली सस्पेंडेड टॉपिक पर बेस्ड होते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं, एक चैप्टर है सेंटम ऐप पर, मैं आप लोगों को सरल तरीके से सिखाऊंगा। याद रखिएगा, कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस जैसा कि खुद में अपने आप में नाम ही काफी है कि एक कंडीशन है, शर्त है। शर्त मतलब क्या हो जाती है, तो बताएंगे कि सर ऐसे सेंटेंसेस जो इफ से शुरू हो, सपोज से शुरू हो, उनको पढ़कर लग रहा कि वो कोई एक शर्त दे रहे हैं, इन केस से शुरू हो। कभी कभी हिडन रूप में वुड दैट भी इसके साथ आता है, जो कि इफ का ही एक वर्जन है। कभी कभी आपको सेंटेंस बट फॉर के रूप में भी दिखाई देगा और कहीं कहीं पर सेंटेंस प्रोवाइडेड दैट के रूप में भी हो सकता है। तो ये सारे फॉर्म्स कहीं कहीं पर व्हेन के रूप में भी दिख सकता है। इस तरह के सेंटेंसेस कंडीशनल सेंटेंसेस कहे जाते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, फिर से सुनिए। कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब शर्त पर आधारित। अगर आप ये काम करते हैं तो आप ऐसे हो जाएंगे। क्या था कि कोई भी ऐसी प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के बेसिस पर कोई एक काम करते हैं अभी और उसका रिजल्ट आता है बाद में। अगर नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। उसी को हम कहते हैं कि अगर, शर्त, यदि, मानो कि, अगर ऐसा हो तो, सपोज करो कि। तो उस तरह के सेंटेंसेस कहे जाते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। इनको पहचानना बहुत आसान है, पढ़कर आप समझ जाएंगे कि ये एक शर्त दे रहे हैं। ठीक है, और याद रखिएगा, इनको पहचानने वाले शब्द जो हैं वो मैंने आपकी स्क्रीन पर लिख दिया। कंडीशनल सेंटेंस की पहचान वाले शब्द हैं व्हेन, वाइल भी होता है इसमें, इफ, सपोज, इन केस, वुड दैट, बट फॉर और प्रोवाइडेड दैट। याद रखेंगे। आइए इसी तरह के सेंटेंसेस का आज का 2 पार्ट में हम इसे पढ़ेंगे, बेसिक और एडवांस। तो आज की क्लास जो चलेगी वो चलेगी कंडीशनल सेंटेंस की बिल्कुल बेसिक क्लास। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये बेसिक और एडवांस 2 पार्ट में बांटा है मैंने। तो शुरू के 5 से 6 रूल्स बेसिक होंगे और अगले 5 से 6 रूल्स एडवांस होंगे। मतलब पूरा का पूरा जो मैं कंडीशनल सेंटेंस आपको पढ़ाऊंगा वो 12 रूल्स पढ़ाऊंगा, जिसमें से शुरू के 6 रूल्स बेसिक होंगे और लास्ट के 6 रूल एडवांस होंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कैसे करना है, पहले हम एक रूल्स पढ़ेंगे, उस रूल का एग्जाम्पल देखेंगे, उस एग्जाम्पल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उस एग्जाम्पल का, रूल का बिल्कुल शॉर्टकट तरीका सिखाऊंगा मैं। शॉर्टकट तरीका आप सीख गए, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, मेरे साथ एक्सरसाइज करिए। ठीक है, और ये सारी चीजें अगर आप कर लेते हैं तो आज ही लास्ट में, ठीक है, जैसा कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अच्छे से ये बात पता होनी चाहिए कि वोकैबुलरी और ग्रामर एक दूसरे के कंपोनेंट्स है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्स है। तो जब कभी भी आपसे मैंने डिसाइड किया है कि कोई चीज पढ़ाऊंगा तो लास्ट में 5 वर्ड मीनिंग्स भी याद जरूर करवाऊंगा। ठीक है, तो दिमाग में माइंडसेट कर लीजिए कि हमें क्या करना है, हमें सारे रूल्स पढ़ने हैं, लास्ट में हमें 5 वर्ड मीनिंग्स भी पढ़नी है। और ये 5 वर्ड मीनिंग्स मेरी आपको या फिर किसी भी वीडियो के शुरुआत में या अंत में डेफिनेटली मिलेगी। इससे आपका ग्रामर का पोर्शन भी तैयार हो जाता है और 5 नए शब्द कान में आपके भी जाएंगे। कम से कम एक बार ही सुने रहोगे तो थोड़ा सा उसको समझना आसान होगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने पैटर्न पर शुरू कर दें। पहले रूल्स पढ़ें, फिर मैं उस पर एग्जाम्पल्स दूं, उसके कॉन्सेप्ट को मुझसे डिस्कशन करो, फिर उसका शॉर्टकट जो है तरीका रूल्स का मैं याद करना सिखाऊं और उसके बाद आपको मैं एक क्वेश्चन दूं कि करके मुझे दिखाओ। यही स्ट्रेटजी होगी हमारी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा बेसिक्स के 6 रूल्स आज चलेंगे। तो बेसिक्स का सबसे पहला रूल क्या कहता है, समझिएगा, सब ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। इफ, केवल मैंने इफ लिखा है, वहां पर वुड दैट, बट फॉर, प्रोवाइडेड विथ, प्रोवाइडेड दैट, या फिर सपोज या इन केस, कुछ भी हो सकता है, बट मैंने क्या माना, इफ। तो रूल नंबर 1 कहता है कि अगर सेंटेंस इफ से शुरू हो रहा, मतलब कंडीशनल सेंटेंस से शुरू हो रहा और उसके बाद अगला टेंस प्रेजेंट है, तो कॉमा के बाद वाला टेंस फ्यूचर होगा। क्या बताया मैंने फिर से, इफ के साथ वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस है तो अगला टेंस क्या होना चाहिए था, फ्यूचर होना चाहिए था। जैसे
अगर मैं कहूं कि इफ के साथ ये प्रेजेंट टेंस है तो अगला वाला टेंस फ्यूचर होना चाहिए। अगर मैं कहूं इफ के साथ ये देखो प्रेजेंट टेंस है तो अगला टेंस फ्यूचर होना चाहिए। और इसी पर बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन पूछ दिया। मैंने कहा इफ के साथ अगर प्रेजेंट टेंस है तो कॉमा के बाद फिर प्रेजेंट टेंस दिया है, तो क्या ये सही है कि गलत? तो हम बताएंगे कि सर डेफिनेटली गलत है, क्योंकि आपने ऊपर रूल लिखा हुआ है कि इफ के साथ अगर प्रेजेंट टेंस है तो कॉमा के बाद वाला पोर्शन फ्यूचर होना चाहिए। तो इसमें क्या गलती है? क्या पार्ट ए गलत है, क्या पार्ट बी गलत है, या पार्ट सी गलत है, या फिर हम इसमें नो एरर पर टिक लगा दें? तो किस पर टिक लगाओगे? तो बताएंगे कि सर आपने बताया रूल नंबर 1 कि इफ के साथ अगर प्रेजेंट टेंस है तो अगला फ्यूचर में होना चाहिए। तो इफ आई गिव हर, आई विल गिव हर हो जाएगा, तो इसको फ्यूचर बना देंगे। जो एरर था वो स्पॉट आउट किया, स्पॉटिंग द एरर हो गया, और इसको इंप्रूव द सेंटेंस के तहत हमने इसमें विल ऐड कर दिया। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स पे आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। एरर पर, स्पॉटिंग एरर पर बेस्ड हो सकता है, ओमिशन पर बेस्ड हो सकता है, और ही साथ इंप्रूव द सेंटेंसेस पर भी इस तरह के क्वेश्चंस बेस्ड हो सकते हैं। मेरी बात सबको समझ में आई? चलिए सभी बताइए, अगर मैं कहूं कि इफ शी विल ईट फूड, शी विल बी फैटी, मुझे ये बताओ रूल नंबर 1 क्या कहता था? तो रूल नंबर 1 कहता था कि इफ के साथ प्रेजेंट टेंस होना चाहिए तभी यहां पर फ्यूचर होगा। तो देखेंगे कि सर यहां पर फ्यूचर तो हो गया, ये तो सही है, लेकिन इफ के साथ तो फ्यूचर नहीं होना चाहिए था। इफ के साथ क्या होना चाहिए था? प्रेजेंट टेंस होना चाहिए था। इसलिए यहां पर हम विल को हटा देंगे और सिंगुलर की वजह से ईट को क्या कर देंगे? ईट्स कर देंगे। तो ये हुआ हमारा रूल नंबर 1 पर रूल्स। मैंने जैसा कहा था एग्जाम्पल, उसका कॉन्सेप्ट, और उसके बाद उस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज। 2 चीजें ध्यान रखनी है, अगर इधर प्रेजेंट है तो इधर फ्यूचर होगा, या फिर अगर इधर फ्यूचर है तो इधर प्रेजेंट होगा। चाहे ये वाला पोर्शन गलत हो सकता है, चाहे ये वाला पोर्शन गलत हो सकता है। तो एक क्वेश्चन और मैं करके दिखाऊं, जरा समझिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा सभी। अगर मैं पूछूं कि इसमें किस पार्ट में एरर है, पार्ट ए में, या पार्ट बी में, या पार्ट सी में, या फिर डी नो एरर का पार्ट है, तो 1 सेकंड से 5 सेकंड लीजिए, सोचिए कि किस पर टिक लगाते हैं आप। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ए, बी, सी या डी, सोचा? तो आइए चलिए देखते हैं। सपोज इफ के साथ प्रेजेंट टेंस है और इधर फ्यूचर भी है, और रूल भी यही कहता है कि अगर रूल नंबर 1 कहता है ना, इफ के साथ अगर प्रेजेंट टेंस है तो अगला टेंस फ्यूचर होना चाहिए। तो इसे तो नो एरर लग रहा मुझे, और मैं सीधे नो एरर पे टिक लगा देता। इफ के साथ प्रेजेंट टेंस होने पर फ्यूचर टेंस अगला वाला रिजल्टिंग सेंटेंस फ्यूचर में होगा, और जो अभी एक्ट कर रहा है वो प्रेजेंट में होगा। तो ये फ्लो के हिसाब से तो बिल्कुल सही होना चाहिए था, लेकिन ये गलत है। क्यों? अब पार्ट कहां गलत हुआ समझिएगा, कि सपोज और इफ ये दोनों तो एक ही चीज है, तो दोनों एक साथ कभी को एग्जिस्ट नहीं करते। दिस इज द रीजन, दिस इज वाई ये सेक्शन गलत है। ए, आप यहां बी सोच रहे थे, आप यहां सी सोच रहे थे, या आप यहां डी सोच रहे होंगे, बट यहां पर गेम क्या था कि भैया सुपरफ्लुअस का गेम। अब सुनो, एक बड़ा अच्छा टर्म आया है सुपरफ्लुअस, लिख रहा हूं मैं, इसको ध्यान से देखना। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है रिडंडेंट। ये सब वर्ड याद रखिएगा। रिडंडेंट, इसका मतलब होता है अनवांटेड। अनवांटेड, कोई जरूरत नहीं है उसकी। अगर हमने सपोज कह दिया तो इफ कहने की कोई जरूरत नहीं। जब हमने इफ कह दिया तो सपोज कहने की कोई जरूरत नहीं। जब हमने एनफ कह दिया तो सफिशिएंट कहने की कोई जरूरत नहीं। जब हमने इंटर कह दिया तो इन कहने की कोई जरूरत नहीं। इंटर इनटू नहीं होता, सफिशिएंट एनफ नहीं होता। रिटर्न के साथ बैक या अगेन कहने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा रिटर्न बैक टू होम, बिल्कुल गलत। रिटर्न होम,
या बैक टू होम कहो, रिटर्न और बैक कहने की कोई जरूरत नहीं। तो इस तरह के शब्द जो एक्सेसिव होते हैं, अनवांटेड से होते हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं, सुपरफ्लुअस या रिडंडेंट या अनवांटेड। तो ये जो ग्रामर का रूल था वो ये था कि इफ के साथ प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन इसके साथ रिडंडेंट नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग सपोज और इफ दोनों एक साथ लगाकर बोलते हैं एम्फेसाइज करने के लिए, बट ये गलत है, ग्रामेटिकली स्लैंग है, रस्टिक लैंग्वेज हो जाती है। इज दैट क्लियर? अमेरिकन इंग्लिश में कह सकते हैं, बट हमारे देश में, हमारे कंपटीशन में, मैंने जैसा कि बताया था, ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर शासन किया था, तो सारे कॉम्पिटिशन्स की चीजें बनाकर गए हैं ब्रिटिशर्स, डिपार्टमेंट बनाकर गए हैं ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ेंगे हम, ब्रिटिश इंग्लिश मानेंगे, बस उसका राष्ट्रीयकरण हुआ है थोड़ा सा, उस पर भी ध्यान रखें, ठीक है। आरपी सिंह, माइकल स्वान और ये लोगों की अलग अलग केस स्टडीज को भी मैं कभी बताऊंगा डिटेल में। चलिए, बाय द वे, ये एक नई चीज सीखे आज हम, सुपरफ्लुअस क्या होता है, और आज हमने एक बेसिक रूल सीखा कि इफ के साथ अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसका रिजल्ट फ्यूचर में आएगा। ऐसे समझ लो, क्यों? अगर आप अभी रिजल्ट एग्जाम देते हैं तो इसका रिजल्ट तुरंत नहीं आता, इसका रिजल्ट आएगा फ्यूचर में। अभी की घटना किए, उसकी रिजल्ट आई बाद में, उसी को कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। अभी जो किए वो प्रेजेंट में किए, रिजल्ट आएगा भविष्य में आएगा। इसीलिए इफ के साथ प्रेजेंट टेंस, इफ की पूरी बड़ी प्रेजेंट टेंस, और उसके बाद का रिजल्ट क्या हो जाता है, हमेशा फ्यूचर। अगर आप इसमें से कोई भी चेंज करेंगे तो आपका एक नंबर कट जाएगा और सेंटेंस की फ्रेमिंग भी सही नहीं हो पाएगी। आई मेरी बात समझ में? तो चलिए आइए रूल नंबर 2 पर हम लोग मूव करते हैं, सभी ध्यान देंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि इफ के साथ प्रेजेंट टेंस है तो रिजल्टिंग सेंटेंस फ्यूचर होगा, और उस पर हमने प्रैक्टिस करके दिखाया कि इफ के साथ प्रेजेंट टेंस है तो रिजल्टिंग सेंटेंस फ्यूचर होगा। इफ के साथ अगर प्रेजेंट टेंस है तो रिजल्टिंग फ्यूचर होना चाहिए था, नहीं लगाओगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, उसको फ्यूचर में बनाओ। आइए अब दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है कि इफ के साथ अगर पास्ट टेंस है तो पास्ट है तो फिर पास्ट ही फ्लो चलता रहेगा। पास्ट की ये क्वालिटी होती है कि अगर कोई चीज पास्ट में आई है तो बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि वो प्रेजेंट में हो जाए, तो वो अगर कोई चीज पास्ट में है तो उसका अगला टेंस भी पास्ट में ही होगा। नरेशन में जैसे होता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर पास्ट टेंस है तो अंदर वाला भी पूरी तरह से पास्ट टेंस होगा। तो ठीक इसी केस में अगर इफ का एक्टिंग केस पास्ट टेंस में है तो उसका रिजल्टिंग केस भी पास्ट टेंस में हो जाएगा। मतलब अगर हम कहें कि सपोज इफ, क्या दोनों एक साथ आ सकता है? अभी बताया मैंने, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, तो पहली गलती तो यहीं पर मिल गई हमें। अब मान के चलेंगे, चलो सपोज नहीं है, इफ के साथ V2 आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, तो अगला सेंटेंस भी क्या होना चाहिए था? पास्ट ही होना चाहिए था, विल का वुड। तो क्या सीखे कि इफ के साथ अगर पास्ट टेंस है तो अगला टेंस भी पास्ट टेंस ही होगा। इज दैट क्लियर? चलो एक क्वेश्चन दिया मैंने, ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, 1 से 5 सेकंड के अंदर इसको सही करके दिखाओ, नहीं तो मैं बताऊं, थोड़ा समय लीजिए। चलिए अब मैं बता देता हूं, क्योंकि ये आप एक रिकॉर्डेड सेशन जैसे देख रहे हैं, इसलिए ऑन द स्पॉट थोड़ा सा समय दिया हूं, तो इसका ये मतलब कि आपको पॉज कर देना चाहिए था वीडियो, और उसके बाद ये बताना, खुद से बनाना चाहिए था कॉपी पर, और उसके बाद देखना चाहिए था कि आगे टीचर अब क्या बताने जा रहा, कि हम रूल समझ गए, क्या हम ये कर पा रहे हैं कि नहीं। इस तरह से पढ़िए, देखिए थोड़ा सा इंटरेक्शन भी रहना रहेगा। चलिए, हमने देखा कि सर इफ के साथ फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड है, पास्ट टेंस, ठीक है। फिर से देखो, इफ के साथ फाइंड का सेकेंड फॉर्म है फाउंड, तो इधर साइड भी फ्यूचर हो सकता है क्या? क्योंकि रूल्स तो ये कहते हैं, रूल नंबर 2 कहता है कि इफ के साथ अगर पास्ट टेंस है तो अगला वाला टेंस भी किसमें होना चाहिए था? पास्ट में होना चाहिए। तो हमने यहां देखा ये पास्ट है तो अगला वाला टेंस फ्यूचर में हो जाएगा, तो ये गलत है। इसको हम क्या करेंगे? इसको हम बदल देंगे विल को वुड में, कि ये भी पास्ट हो जाए। तो अब उधर भी पास्ट, इधर भी पास्ट। इफ के साथ अगर पास्ट है तो अगला टेंस भी पास्ट होगा। बात समझ गए? आइए एक और क्वेश्चन, एक बहुत ही अच्छे लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जिसको मैं रूल नंबर 3 बोलूंगा। हमने देखा इफ के साथ पास्ट टेंस है तो अगला टेंस भी पास्ट हो जाना चाहिए था। तो हमने क्या किया? इफ के साथ पास्ट टेंस किया,
तो कैन का पास्ट क्या हो जाना चाहिए था, कुड। अब पढ़ो क्या लिखा, इफ यू वॉज द प्राइम मिनिस्टर, अगर तुम प्राइम मिनिस्टर होते तो यू कुड रिफॉर्म द कंट्री, तुम देश सुधार चुके होते। एक पास्ट एक प्रेजेंट कैन नहीं हो सकता था, अगर ये पास्ट है तो ये भी पास्ट होना चाहिए था, क्योंकि रूल नंबर 2 मैंने बताया था। बट मैं कह रहा हूं कि अभी भी ये गलत है। क्यों सही नहीं हुआ, इधर भी पास्ट है इधर भी पास्ट है, ये तो सही हो जाना चाहिए था। बट जेन्युइन एक सॉल्यूशन आता है कि सर यू के साथ वॉज नहीं लगता, यू हमेशा प्लूरल यू हैज होता है कि यू हैव होता है, यू इज होता है कि यू आर होता है। तो ठीक इसी तरह से बहुत से लोग ध्यान नहीं देते और यू के साथ वॉज लगा देते हैं। एक ब्लंडर है, नहीं कर सकते ऐसा, इसलिए ये भी गलत था। यहां पर क्या होना चाहिए था, वर होना चाहिए। इज दैट क्लियर, मेरी बात समझे। और वैसे भी इस पर वर पर लेकर एक और रूल है, अभी आगे आएगा, उसे बताऊंगा। तो हम लोगों ने, चलिए इतना पढ़ने के बाद थोड़ी देर रुकते हैं, थोड़ा सा कंक्लूजन करते हैं और ध्यान से सुनते हैं चीजों को। मैंने क्या सिखाया कंक्लूड में बताता हूं। इफ वाले सेंटेंसेस को कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। इफ है, वुड दैट है, प्रोवाइडेड है, बट फॉर है, इन केस है, सपोज है, ये सारे वर्ड्स आपस में एक ही हैं, तो इनका दोबारा रिपीट होना सुपरफ्लुअस बना देता है, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात मैंने बताई कि इफ के साथ अगर प्रेजेंट टेंस है तो अगला टेंस क्या होना चाहिए, फ्यूचर। और तीसरी बात मैंने बताई रूल नंबर 2 के रूप में कि इफ के साथ अगर पास्ट टेंस है तो अगला टेंस भी किसमें होना चाहिए था, पास्ट में। एक बात छोटी और बताई, छोटी बातें अलग से नोट करके लिख लिया करो कि यू को प्लूरल कंसिडर करते हैं, इसके साथ वॉज नहीं लगता, वर लगता है। और ये हुआ हमारे 2 रूल्स जो हम लोगों ने अभी तक पढ़े। तीसरा रूल चले, पढ़कर समझने की एक बार कोशिश करो। मैंने कहा था इंडिकेटिव वे में शॉर्टकट तरीके से रूल्स इसलिए बनाता हूं कि आपको एग्जाम में रिवाइज करने और चीजों को विजुअली एक्सेस करने में आसान हो जाए। 1 सेकंड से 5 सेकंड का समय लेंगे और बताएंगे कि क्या ये चीज समझ में आई। इफ के साथ अगर फ्यूचर टेंस हो तो अगला टेंस भी फ्यूचर होता है, क्या ये सही है, ऐसा होना चाहिए था? तो बोलेंगे नहीं सर। चलिए मैं बताता हूं, मेरी बात सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। इफ के साथ कभी भी फ्यूचर नहीं लगता, क्योंकि इफ एक कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशन और इमेजिनेशन, नोट करके इसको कहीं कॉपी बनाओ। कंडीशन और इमेजिनेशन के साथ फ्यूचर टेंस कभी नहीं होता। तो इफ के साथ कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं लगता। याद रखना, इफ के साथ अगर फ्यूचर टेंस नहीं लगता मतलब उसके साथ विल शैल नहीं लगता। तो जब ये फ्यूचर टेंस नहीं लगता तो 2 ही टेंस बचे, पास्ट लगना चाहिए या प्रेजेंट लगना चाहिए। अब मुझे बताओ, अगर इफ के साथ फ्यूचर टेंस नहीं लगता तो आखिर फिर कौन सा टेंस लगना चाहिए? अब कॉमन सेंस से सोचो कि फ्यूचर को पास्ट में कन्वर्ट कर देना चाहता जेन्युइन है कि फ्यूचर को प्रेजेंट में कन्वर्ट करना चाहता जेन्युइन होगा? तो बताएंगे कि सर फ्यूचर को पास्ट में कन्वर्ट करना उतना जेन्युइन नहीं माना जाता। कहीं नहीं देखा हमने कि विल को वॉज में बदल दो। हाँ, ये जान सकते हैं कि विल को प्रेजेंट में बदला जा सकता। ठीक है, मेरी बात समझे? तो याद रखिएगा, इफ के साथ फ्यूचर टेंस कभी नहीं लगता, कभी नहीं लगता। किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में फ्यूचर टेंस इफ के साथ नहीं लगता। तो बदलेंगे किसमें उसमें? तो बताएंगे सर विल शैल नहीं लगता, तो विल शैल को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदल देंगे, मतलब कौन से टेंस में बदल देंगे? प्रेजेंट। अब मुझे बताओ, इफ के साथ अगर फ्यूचर नहीं लगता तो प्रेजेंट लगता है। तो अब बताओ, इफ के साथ प्रेजेंट है तो इधर अपने आप फ्यूचर हो जाएगा। ये तो रूल नंबर 1 अपने आप में रिपीट हो गया वापस। तो मोटा मोटी तौर पर फिर से सुनो, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें? क्या इफ के साथ फ्यूचर टेंस लगता है? तो बोलेंगे सर नहीं, तो फ्यूचर को काट दो। काटते ही ये किस में बदल गया? प्रेजेंट में बदल गया। तो इफ यू कम टू मी, अब बताओ मुझे, इफ के साथ अगर प्रेजेंट टेंस लगा है तो कॉमा के बाद फ्यूचर हो जाएगा। ये कौन से रूल को शो करता है? रूल नंबर 1 को। रूल नंबर 3 और रूल नंबर 1 एक ही है, बस इनको बताने का तरीका थोड़ा अलग है। इफ के साथ आप सोचोगे फ्यूचर लगा दे, बिल्कुल नहीं, उसको प्रेजेंट में बदल दो। और जैसे ही इफ के साथ प्रेजेंट में बदलता है तो ये रूल नंबर 1 को फॉलो करने लगता है। मेरी बात सबको समझ आई? आइए फिर से देखते हैं एक क्वेश्चन से। इफ के साथ फ्यूचर लगा है, क्या ये सही है? तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर, इफ के साथ प्रेजेंट हो जाता। इफ मैनेजर, मैनेजर के साथ द लगा लेना। इफ मैनेजर कॉल की कॉल्स मी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब बताओ, ये तो फ्यूचर होगा, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट है तो ये फ्यूचर होगा। रूल नंबर 1 तो यही कहता है। तो 3 = 1 वही है, बस याद रखना इफ के साथ फ्यूचर वाला केस नहीं आता। आई विल टेल हिम, ठीक है, ये होगा उसका आंसर। ये हुए बेसिकली बेसिक्स के 3 नियम। मुझे लगा था कि छोटे जो है कम समय में मैं आपको 6 बता दूं, लेकिन कोई जल्दीबाजी नहीं करते हैं। पहले इन तीनों को फिर से सुनेंगे,
कोई बात नहीं, हम 2 पार्ट की बजाय 3 पार्ट में सीखेंगे। फिर से रिपीट कर दूं, इफ के साथ सपोज इन केस दोबारा नहीं लगता, सुपरफ्लुअस हो जाता है। यू के साथ वॉस नहीं लगता, वर्क लगता है। इफ के साथ फ्यूचर टेंस कभी नहीं आता, इफ के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस आता। इफ के साथ अगर प्रेजेंट टेंस आया है तो अगला टेंस फ्यूचर होगा। इफ के साथ अगर पास्ट टेंस आया है तो अगला टेंस पास्ट होगा। इफ के साथ अगर फ्यूचर टेंस आया है तो उसे काट दो, क्योंकि इफ के साथ फ्यूचर कभी नहीं लगता। मेरी बात समझे? इन्हीं 3 रूल्स पर प्रैक्टिस की हमने, सीखा, और मैंने जैसा कि कहा था कि लास्ट के अंत में आपको वोकैबुलरी भी दूंगा। तो अगली क्लास में आपको किसी भी सेशन के लास्ट में 4 वोकैबुलरीज मिलेंगी। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बने रहिए। एक कंडीशनल सेंटेंस की सीरीज मैंने शुरू करी है, 3 पार्ट में मैं आपको इसका बेसिक, एडवांस और अल्ट्रा एडवांस लेवल सिखा दूंगा। आज हमने बिल्कुल बेसिक से ये जाना कि आखिर कंडीशन होती क्या है, क्या क्या उसके बेसिक्स रूल्स हैं, और वो कौन से 3 नियम हैं जो टेंस पर आधारित हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना बस करते हैं। सेंटेंस मैप पर मैं फिर सुनील कृष्णा आपको कंडीशनल सेंटेंस का सेकंड पार्ट वापस दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड गुड नाइट। Like and share with your friends and subscribe to our Centum app YouTube channel.